अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब महमूद और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं अनमोल सॉफ्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एक वीडियो बनाई जो प्राइमरी लेवल और बेसिक लेवल्स की वीडियो थी। वो उन लोगों के लिए थी जो एक्सेल के बारे में कुछ नो हाउ नहीं रखते थे या रखते थे लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि वो एक्सेल में कुछ बेसिक लेवल का काम कर सके, कोई फंक्शन अप्लाई कर सके। तो वो वीडियो इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी कि उसमें जितने फंक्शंस थे वो उसमें मैं कवर कर सकूं। आज हम जिस टॉपिक में बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है डेटा पिवट टेबल, उसे हम कहते हैं। पिवट टेबल क्या है? टेबल तो आप नाम से ही जानते होंगे, लेकिन इसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि किस तरह हम डेटा को लेके फर्दर उसे किस तरह हम किसी डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टली हम जाके इस पे हम काम करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, शीट में कुछ डेटा रखा हुआ है, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज़ हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर फंक्शन अप्लाई करेंगे आप लोगों की आसानी के लिए, किस तरह हम कुछ भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें यहाँ पे जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा आता है पिवट टेबल, ठीक है। पिवट टेबल पे हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो देखो यहाँ पे टेबल रेंज इसने खुद ले ली है। जिस शीट आपने ओपन की तो उस शीट का जितना डेटा था तो वो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी लाइन से बॉक्स आपको शो हो रहा होगा कि इसे डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में तो अभी हम काम करेंगे कि इसी डेटा को लेके हम ओके करेंगे तो एक हमारे पास न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम इस पे आगे बात करेंगे जब हम सबसे पहले थोड़ा वाला डेटा पिवट टेबल के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही क्लिक करते हैं इस पे ओके। जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक डेटा पिवट का एक नीचे एक शीट में ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट पे हमारे पास जितनी भी उसका डेटा था तो डेटा के जितने भी आप कॉलम कह सकते हैं वेरिएबल कह सकते हैं, तो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए हम कोई भी काम करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डेटा के एनालिसिस करने हैं तो किस बेस पे करने हैं वो हमारे पास यहाँ पे आप देख लें। जितने भी ऊपर कॉलम है तो सारे कॉलम हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं शीट नंबर 10 पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक जेंडर का कॉलम लेते हैं, ठीक है। जो जेंडर का कॉलम देंगे तो यहाँ पे देखिए उसकी टोटल वैल्यू शो हो गई। दूसरी हम एज ले लेते हैं तो एज की वैल्यू इसकी शो कर रहा है। तीसरी हम ले लेते हैं एज कैटेगरी, ठीक है। तो देखिए तीनों नीचे आप देखें कि यहाँ पे 4 खाने बने हुए हैं, 4 सेल्स आप कह सकते हैं। एक फिल्टर है, एक रो है, एक वैल्यूज है और कॉलम है। तो जब हम किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उन कॉलम्स को अपने ऑटोमेटिक जो बैक्स पे उसके फंक्शंस हैं वो उनको इसमें ऐड कर लेता है डेटा पिवट टेबल में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली करेक्ट हो, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना जान लें कि जो कॉलम्स में जो डेटा है उस डेटे की पहचान आप लोगों के पास होनी चाहिए कि जो डेटा क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि बेसिकली उसमें सिर्फ जस्ट एंड फिगर्स है, तो आप कोशिश करें कि वैल्यूज में रखें, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वालिटेटिव डेटा है या डेटा है जो कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें कोई कैटेगरीज बनी हुई है वो भी असल में टेक्स्ट को ही शो कर रहा होता है। लेकिन एक्सेल की ज़बान में हम जब कोई फार्मूलाज फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम उस डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जाके अभी हम इसको कुछ डेटा को चेंज करेंगे तो शायद आपको फिर समझ आए कि डेटा क्या है और क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है जेंडर, तो जेंडर को हम रो में सेलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है। तो अभी देखिए डेटा की जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा बाला आप लोगों को समझ आएगी कि 0 और 1 है। तो 0 1 का असल में हमारे पास जो मकसद है, यहाँ पे हमने ईच जेंडर है हमारे पास, ठीक है। हमने जेंडर लिया था। जेंडर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ 1 का मतलब है मेल और 0 का मतलब है फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे 0 देखिए नंबर ऑफ सम ऑफ एजेस को उनको सम्स किया कि कितनी एजेस थी, ठीक है, और उनको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया 0 की कितनी वैल्यूज थी और 1 की कितनी वैल्यूज। इस तरह एज कैटेगरीज को हम कहते हैं कि इनको सम ना करें, इनको काउंट करें, ठीक है। तो आगे जाके फिर हम इनकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज को अगर आप सम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो वो हम भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे इसके जो वैल्यूज लिखी हुई है, देखें यहाँ पे पूरा टेबल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी हम इसका जो वैल्यूज है वो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। सम ऑफ एज लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एज को चेंज करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके। यहाँ पे सम है, हम इसे काउंट कर लेते हैं, दोनों काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी हम चेंज करते हैं एज कैटेगरी को। यहाँ पे क्लिक करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग, उसके बाद हम काउंट पे क्लिक करते हैं। देखिए उसने ऑटोमेटिकली काउंट ले लिया। काउंट इस वजह से ले लिया कि ऑलरेडी जब एक पे हमने फंक्शन अप्लाई किया, दूसरे को उसने ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई कर लिया। तो अभी हमें कुछ डेटा की पिक्चर हमारे पास वाज़ह नज़र आ रही है कि इस डेटा में नंबर ऑफ जो मेल्स थे तो वो हमारे पास 2449 है और फीमेल इतने हैं। टोटल ओवरऑल जो हमारे पास काउंटिंग आ रही है वो 5000 है। और उनकी सम ऑफ एजेस कैटेगरीज है, तो एजेस को उसने आपस में अप्लाई कर दिया और उसकी हमें समरी बता रहा है, ठीक है। इसमें फर्दर अगर कोई आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कॉलम ऐड कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ऐड करते हैं तो एजुकेशन हमारे पास ऐड हो जाएगा। या एजुकेशन के अलावा एजुकेशन नहीं करते, कोई और ऐसा हो कि हमें समझ आई, हम क्या करते हैं कि इनकम को कर देते हैं, ठीक है। इनकम को जब हम किया तो देखो हमारे पास डायरेक्ट ही इनकम कहाँ पे आ गया, सम ऑफ इनकम हमारे पास ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज में एक्सेल ने ले लिया। तो यहाँ पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे पास जो मेल्स थे, ठीक है, तो वो मेल्स की जो टोटल इनकम आ रही थी वैल्यूज में वो कितनी है और फीमेल्स की कितनी है। अभी आप देखना चाहते हैं कि रीजन वाइज मतलब किस इलाके में कौन से लोग हैं और उनकी क्या इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है तो हम कोशिश करेंगे कि टाउन वाइज या रीजन वाइज हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें सम ऑफ रीजन नज़र आ रहा है, लेकिन रीजन्स को हम क्या करते हैं, हम रीजन्स को हम फिल्टर में डाल देते हैं। उसने डायरेक्ट की वैल्यू में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम इसे ड्रैग करके फिल्टर में डाल देते हैं। जब हम फिल्टर में डाल देते हैं तो देखिए ऊपर रीजन्स का हमें सेल शो हो रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ऑल है, मतलब जितनी रीजन्स का डेटा था सबको शो कर रहा है। हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ रीजन्स नंबर 1 को शो करे, तो रीजन नंबर 1 का जो डेटा है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम कहते हैं रीजन नंबर 5 को शो करे, 4 को शो करे, तो वो हमें शो कर देगा। इस तरह हम कहते हैं कि नहीं मल्टीपल को शो करे, हम कहते हैं 4 और 5 को शो करे, तो ये सिर्फ 4 और 5 को शो करेगा। तो इस तरह हम हमारे पास जो डेटा होगा रीजन वाइज, एरिया वाइज, तो वो भी हम इस पर डायरेक्टली और इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आप इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे पास एक है टाउन साइज, ठीक है। तो टाउन साइज जो हमने लिया, तो टाउन साइज को भी हम क्या करते हैं, हम टाउन साइज को भी रीजन में ही रख लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल सके जो टाउन साइज है तो उसके हिसाब से हम डेटा किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि
1 है रीजन 1 में और टाउन 5 में क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो रीजन 1 में और टाउन 5 में हमारे पास इसने वैल्यूज ले ली। ठीक है, इस तरह आप अगर कोई हटाना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली आप यहाँ से हटा सकते हैं। जिस तरह हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिमूव फील्ड, तो फील्ड रिमूव हो जाएगी। इस तरह आप जितना इस टेबल्स को बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है आपके इश्यूज पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे एक पेट का ऑप्शन है कि मेल और फीमेल्स की जो पेट का रेशियो है वो क्या है, तो ऑटोमेटिकली उसने ये जो पेट का रेशियो था कॉलम था तो वो भी उसने डायरेक्ट ही वैल्यूज में ले लिया। ये देखिए सम ऑफ पेट्स। ठीक है, तो मेल्स के पास कितने पेट्स हैं और फीमेल्स के पास कितने पेट्स हैं। अभी हम कोई भी अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पे क्लिक किए हुए हम जाते हैं इंसर्ट चार्ट, फॉरवर्ड चार्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए काउंट ऑफ एज, सम ऑफ एज, सम ऑफ इनकम और सम ऑफ पेट्स। ठीक है, अभी इसमें एक सम ऑफ पेट है तो हम सम को कर देते हैं काउंट में, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो एक ही तरीके से आए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इनकी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट है तो हम इसे भी काउंट कर लेते हैं, ताकि हम जो भी चार्ट बनाना चाहें तो एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन सही आए। ठीक है, अभी देखिए मुख्तलिफ चार्ट्स हमारे पास शो हो रही है। अभी एक चार्ट लेते हैं, इससे ये ले लेते हैं। अभी देखिए इसमें हमें क्या शो कर रहा है कि काउंट्स ऑफ पेट्स। ठीक है, ये जो मेल्स हैं, मेल्स में कितने हैं और फीमेल्स ने कितने रखे हुए हैं, उनकी इनकम सबसे ज़्यादा उनकी इनकम शो कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इनकम के अलावा उसमें सम ऑफ एज कैटेगरी है, उनकी एज क्या है तो एज के हवाले से भी शो कर रहा है। मतलब जितनी चीज़ें इसमें शामिल हैं तो वो सारी चीज़ों को एग्जैक्टली एक ही दफ़ा शो करेगा। तो हमारे पास ये हो गया एक टेबल। अभी आप हम फर्दर इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे आपने डैशबोर्ड्स देखे होंगे। डैशबोर्ड्स मींस कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल बनाए हैं, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स बनाए हैं और आप कहते हैं कि बजाय एक शीट के हमें वो मुख्तलिफ़ शीट्स की एक ही शीट पे शो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक पिवट टेबल का ऑप्शन है, तो अभी हम अप्लाई करेंगे जिसमें एक ही शीट में मुख्तलिफ़ किस्म के पिवट टेबल्स बनाएंगे और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा को शो करेंगे। तो उसी के लिए ऑप्शन सिंपल सा ऑप्शन है, हम डायरेक्ट ही जाके इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी रेंज सेलेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कस्टमर की जो शीट है, जो हमारे पास डेटा है, शीट पे क्लिक करते हैं। फिर इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे डायरेक्ट हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए इसने हमें हमारे पास रेंज ले ली। अभी देखो हमारे पास ऑप्शन यही था एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट हमारे लिए खुल जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी हम काम कर रहे थे तो वो शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर डिसीजन रेफरेंस इज नॉट वैलिड करें कि आपको जहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी काम किया तो उस शीट का हमारे पास हमें वो देते रेफरेंस देते। तो हमने यहाँ पे शीट नंबर 10 का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। डिस्टेंस रेफरेंस इज नॉट वैलिड हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं। डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। अभी हम दोबारा जाते हैं शीट नंबर 10, यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके। ये देखिए हमारे पास खुल रहा है कि नहीं खुल रहा।
देखिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा टेबल जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरा एक टेबल बनाना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं और उस वैल्यूज़ के मुताबिक हम उस डेटा को शो कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक हम लेते हैं रिटायरमेंट की वैल्यू, ठीक है। और रिटायरमेंट की वैल्यू के साथ हम देखते हैं कि इनकम कैटेगरी है, डेबिट कैटेगरी है, डिफ़ॉल्ट, जॉब स्टैटिस्टिक्स, स्पाउस का देख लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें हम आपस में डेटा को गैदर करते हैं, ठीक है। तभी देखिए हमारे पास ये काउंट में शो हो रहा है सम ऑफ रिटायर, ठीक है। रिटायर कितने हुए हैं तो वो शो कर रहा है। तो हम सम से हटा के हम इसे डायरेक्टली काउंट में करते हैं कि हमारे पास जो फिगर आए वो काउंट्स में ही आए। तो हम यहाँ पे जाते हैं फील्ड वैल्यू सेटिंग में, काउंट, ओके, ठीक है, सम ऑफ स्पाउस, तो इसको भी हम काउंट में रख देंगे, ठीक है। ये दोबारा हमारे पास दो टेबल्स आ गए और इसी टेबल्स को हमने क्या किया, चार्ट अप्लाई करेंगे। या रिकमेंडेड चार्ट पे भी आ जाए तो आपको चार्ट वही शो होगा जो हम उधर लगाना चाहते हैं, डिपेंड ऑन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। असल में डेटा जो सेम नज़र आ रहा है तो आपको शायद चार्ट भी इसी तरह सेम नज़र आ रहे हो, से हम इसे लगा देते हैं। असल में वैल्यूज नज़दीक है ना, सेम से दोनों वैल्यूज आ रही हैं तभी ये शो हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ वैल्यूज देते हैं कि वैल्यूज जो चेंज, किसी के मुताबिक वैल्यूज चेंज नज़र आए। तो हम यहाँ पे जो स्पाउस की वैल्यू है इसे हम हटा देते हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव फील्ड कर देते हैं। इसके साथ हम कुछ और मैच करने की कोशिश करेंगे। असल में यहाँ पे हम देखते हैं कि पेट्स की कैटेगरी तो हमने ऑलरेडी लगा दी है। तो हम देखते हैं कि नहीं, पेट्स के अलावा ये जो रिटायर लोग हैं ये होम टाउन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। हम उसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका एनालिसिस देखिए, इसने हमें कुछ वैल्यूज दी, सम करके हम इसकी भी हम फील्ड सेटिंग करके इसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 5000 शो होता है, तो हम 5000 नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यूज है वैल्यूज के मुताबिक हमें डेटा प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम जाते हैं इंसर्ट पे, रिकमेंडेड चार्ट्स में, और इसे ओके करते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा चार्ट शो होने लगा है। इसके अलावा हम तीसरा पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जितने आप बनाना चाहें तो आप इस पे बना सकते हैं, कोई बार नहीं है, कोई बैन नहीं है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपने जो डेटा लेना है तो डेटा को आपने किस तरह काउंट करना है, डेटा को आपने किस तरह एनालाइज करना है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज है, वैल्यूज को हम डायरेक्टली चेंज सेटिंग में जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि काउंट है, एवरेज आप लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन लगा सकते हैं, मीन लगा सकते हैं, वट एवर यू डिज़ायर। तो वो आप, मैंने इसमें ऐसी चीज़ें इतनी नहीं की कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ ना कुछ आपको हिंट्स दे सकूं और जो मेन चीज़ों पे आ सकूं और आपको लोग बता सकूं, तो ये काफ़ी होता है कि बाकी आप खुद भी कर सकें, खुद भी अप्लाई करें इन चीज़ों को और देखते रहें। यह है दोस्तों कुछ पिवट टेबल के बारे में कि हम किस तरह एक हम डैशबोर्ड एक्सेल शीट में मुरतब कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएं और आपके पास एक डैशबोर्ड क्रिएट होता जाएगा। जो आप इसमें फील्ड्स में डेटा ऐड करेंगे तो ये डेटा आपको साथ साथ यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई बात पिवट टेबल के बारे में।
अभी हम कुछ डेटा एनालिसिस के बारे में बात करना चाहते हैं। डेटा एनालिसिस में ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिक्स है उसका इस्तेमाल और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जिनको थोड़ी बड़ी नो हाउ है स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो वो तो जी जान जाएंगी। जिनको नहीं भी है, अगर उनको फिर भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने मैं रख सकूँ और कोशिश करूँ कि मैं बना सकूँ, कि ताकि आप लोगों को एक सिंपल सा आइडिया हो जाए कि हम डेटा को किस तरह इजीली स्टैटिस्टिक्स की फार्मूले और फंक्शंस अप्लाई करके हम कोई भी अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं या अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि स्टैटिस्टिक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अप्लाई होते हैं, तो वो हम किस तरह उसमें अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक नाम सुना होगा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, उसमें हम फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को फर्दर हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ है तो ये वैल्यूज़ कितनी बार इस कॉलम में आई है, तो उसकी हम एक फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। तो इस टाइप की कुछ हिस्टोग्राम की कुछ डिटेलिंग हम करेंगे आज यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास एक जेंडर का कॉलम है, ठीक है। जेंडर के कॉलम पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली डेटा एनालिसिस क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अच्छा एक दूसरी बात कि हिस्टोग्राम जाने से पहले हम इसकी कैटेगरीज बनाते हैं दो, ठीक है। हम एक दो कैटेगरीज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिस्टो, कि हमें याद रहे कि हमने हिस्टोग्राम कहाँ बनाया। अच्छा, हम जाते हैं यहाँ पे हिस्टो पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 1 कि ये जो फ्रीक्वेंसी लेवल है कि इस फ्रीक्वेंसी लेवल पे हमारे पास हिस्टोग्राम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक ही करते हैं और डायरेक्ट की डेटा पे क्लिक करके डेटा एनालिसिस। अगर ये फंक्शन आपके एक्सेल में शो, तो हम जाते हैं डायरेक्ट ही मोर पे हम क्लिक करते हैं ऑप्शंस पे हम डायरेक्ट जाएंगे ऐड इन्स पे, ठीक है। ऐड इन्स से कहते हैं। ऐड इन्स पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सेल ऐड इन्स। आप और कहीं पे क्लिक ना करें, आप डायरेक्ट ही गो पे जाएं और यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, एनालिसिस टूल पैक, ठीक है। एनालिसिस टूल पैक भी है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन है तो मैं इसे ऑफ करके चेक करता हूँ क्या ये शो होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये आप लोगों को शो कराने के लिए मैंने लगाया था, देखिए अभी शो नहीं हो रहा। अभी हम दोबारा जाके इसे ऑन करते हैं, यहाँ पे एडेंस पे आके गो पे क्लिक करके एनालिसिस टूल पैक, ओके, ठीक है। हमारे पास अभी देखिए डेटा एनालिसिस का जो मेन्यू है वो शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस का जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो उसको पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हिस्टोग्राम है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, कोरिलेशन है, एग्रीगेशन है, अनोवा और बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों की जहन में ना आ रही हों। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज सिंपल है हिस्टोग्राम, जो बेसिक लेवल शायद मैट्रिक या एफएससी में भी आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो, तब यहाँ पे आप देख लेंगे। हम डायरेक्ट ये हिस्टोग्राम है, यहाँ पे हिस्टोग्राम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो खुलेगी, उसमें लिखा होगा इनपुट रेंज। इनपुट रेंज मीन्स कि आप किसकी फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं तो वो वैल्यूज़ हमें दे दे, ठीक है। तो वैल्यूज़ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आते हैं कस्टमर डिवाइस पे। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है से कुछ ही हम वैल्यूज़ लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते, हम ले लेते हैं से 50 तक ले लेते हैं। हम यहाँ पे आके 50 तक लेके ओके करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिन रेंज मीन्स कि किसके साथ ये फ्रीक्वेंसी मैच करे और उसके मुताबिक ये आपके पास वैल्यूज़ दे सके। तो यहाँ पे हमने बिन रेंज दी हुई है 0 और 1, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहते हैं लेबल्स। अगर आपने जो यहाँ पे इनपुट रेंज दी और ऊपर जो हमने हेडिंग दी थी, अगर वो
सेल भी आपने सेलेक्ट किया तो लेबल्स पे क्लिक कर देंगे, सेल सेलेक्ट नहीं किया तो वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कम्युलेटिव परसेंटेज, चार्ट आउटपुट और पेरेटो सॉर्टेड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हम ये 2 ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो बिन्स का ऑप्शन था, कॉलम था, देखो बिन्स में उसने हमें कुछ फ्रीक्वेंसी दी। ठीक है, और उसके बाद देखिए 0 की जो फ्रीक्वेंसी हमने 50 में की वो हमारे पास 26 यानी मेल हमारे पास 26 है और फीमेल हमारे पास 23 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो हिस्टोग्राम उसने बना के हमें दी कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेट्स के हवाले से नंबर ऑफ़ मेल्स और नंबर ऑफ़ फीमेल्स की हमें एक पिक्टोरियल फॉर्म भी दिखा दी। ठीक है, इसके अलावा अभी हम कुछ और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स की कुछ और फार्मूले अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को फंक्शंस का समझ आ सके किस तरह हम डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको जो बेसिक है मीन, मीडियन, मोड, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको डायरेक्ट ही एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही ऑप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इनपुट रेंज मांग रहा है। इनपुट रेंज जब मांग रहा है तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं इनकम पे। अभी मैं इनकम के ऊपर जो लेबल है उसी के साथ में इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 22 तक सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो का हमारे पास लेबल है। आउटपुट कहाँ शो करे, हम कहते हैं कि न्यू वर्कशीट पे शो करे। समरी हमने कहा है कि सिर्फ समरी हमारे पास शो करे। ठीक है, गेट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समरी की चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके। हम ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मीन हमें इसने बता दिया 22 वैल्यू में मीन क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड एरर क्या बन रहा है, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीएशन, सिंपल वेरिएशन, कोटोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम काउंट। तो हमारे पास इसने मुकम्मल जो हमने वैल्यू की रेंज दी तो उसकी स्टैटिस्टिकल फार्मूलेस के थ्रू अप्लाई करके हमें विद इन सेकंड्स आंसर दे दिया। तो इस वजह से हम एक्सेल में एडवांस लेवल में हमने कोशिश की कि अलग वीडियो बनाए ताकि आप लोगों को जो स्टैटिस्टिकल फार्मूलेज है डिसीजन मेकर इस्तेमाल हम करते हैं तो हम इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकें। अभी हम कुछ और इसमें एनालिसिस है हम वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पे जाते हैं। ये क्या चीज़ होती है, जैसे आपको कुछ फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स की हम वो करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आइडिया हो। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेते हैं, ओके करके डैम्पल फैक्टर जो है डैम्पिंग फैक्टर हम इस पे 0.5 करते हैं। जो ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिक जो फंक्शन अप्लाई करेगा तो वो कौन सा होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमारे पास ये शो करेगा। हम चार्ट भी शो करें और हम कहते हैं कि इसे एक नई शीट पे शो करें, से हम कहते हैं इसे यहाँ पे शो करें। ठीक है, आउटपुट रेंज और आउटपुट रेंज पे हम ओके करते हैं। इनपुट आउटपुट रेंज मस्ट बी द सेम शीट। ठीक है, वो कह रहा है कि आप सेम शीट पे दोनों चीज़ें अप्लाई करें। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि ये कुछ इनकम का हम डेटा लेते हैं, यहाँ से हम न्यू शीट पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, डेटा पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, डेटा रेंज, हम यहाँ पे इसकी रेंज दे देते हैं। रेंज देने के बाद ओके, डैम्पिंग फैक्टर ये, और इसको यहाँ पे हम क्लिक करके ब्लैंक लेबल पे और ओके करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसने हमें एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का चार्ट हमें बना के दे दिया।
ये उन स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट्स की इस बारे में सही समझेंगे कि किस तरह एक जो एक्चुअल जो हमारे पास ये ब्लू लाइन है ये हमारे पास एक्चुअल शो हो रही है, और जो फॉरकास्टिंग है जो आपके पास डेटा था, शायद आप सील निकालना चाहते हैं तो आपने जो उसमें फैक्टर अप्लाई किया 0.5 अप्लाई किया तो 0.5 के हिसाब से उसने आपको एक फॉरकास्टिंग करके शो कर दी। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और फर्दर हम कुछ फार्मूला से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपने स्टैटिस्टिक में तो कुछ पढ़ा होगा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो अभी हम इसको यहाँ पे आप लोग के सामने दोबारा हम कोशिश करेंगे कि अप्लाई कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक कॉलम लिया, उसको हमने वैल्यूज़ का नाम रखा क्वार्टाइल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस फिगर्स पे आप लेना चाहते हैं फंक्शंस क्वार्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम देना होगा उन फिगर्स को, कॉलम वाइज रो वाइज। तो सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 20 तक हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 20 तक वैल्यू लेके यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं इनकम बेस। ठीक है, इनकम बेस क्लिक करके एंटर करते हैं तो हमारे पास ये अभी जो वैल्यू होंगी ये इनकम बेस पे शो हो जाएंगी। अभी हम क्या करेंगे कि न्यू शीट पे जाएंगे, वहाँ पे हम कुछ फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हम बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक न्यू शीट पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट क्वार्टाइल को अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये है इज इक्वल टू क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल लिखा। क्वार्टाइल लिखने के बाद हमने क्या लिखा था, वहाँ पे इनकम बेस का एक ऑप्शन दिया था, इनकम बेस। ठीक है, इनकम बेस करके कामा फर्स्ट क्वार्टाइल था तो हम यहाँ पे देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पास शो भी हो रही होगी कि कौन सा करना है, तो हम यहाँ पे 1 करके ओके करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास आ गया। इसी तरह हम लिखेंगे सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू क्वार्टाइल और यहाँ पे आगे इनकम बेस। ठीक है, यहाँ पे इनकम बेस कामा सेकंड क्वार्टाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल पे आएंगे क्वार्टाइल पे आके ब्रैकेट इनकम बेस कामा 3। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल ब्रैकेट इनकम जो वैल्यूज थी इनका रेफरेंस एरेस का कामा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हम कर देंगे फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल्स आ गए। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वार्टाइल का हम ऑप्शन एक देते हैं कि हमारे पास जो क्वार्टाइल्स आए हैं तो इनको हमने Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये हम इसको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देने के बाद अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एज अ रेफरेंस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे पास क्वार्टाइल R कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यूज़ का रेफरेंस शो हो जाएगा। अभी हम डिपेज पे आएंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे
तो इज इक्वल टू हम लिखते हैं वी लुकअप एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वी लुकअप का मीन्स है कि वर्टिकली कोई वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है, और एच लुकअप का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली। हम वी लुकअप करते हैं, वी लुकअप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो क्वार्टाइल का आपने रेफरेंस दिया था तो हम वो लिखेंगे, और उससे पहले हम जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस वैल्यूज़ है, कामा अभी हम जो टेबल बनाया था क्वार्टाइल आर, ठीक है। क्वार्टाइल आर में कॉलम नंबर 3 है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो कॉलम नंबर 3 पे हम क्लिक करके ओके करें तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहा है, 2 है आई थिंक सो। ऑप्शंस इसने शो नहीं किया। अभी हम वी लुकअप पे जाते हैं कि कौन सा इशू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए कि कोई भी वैल्यूज है हम उसको पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ और वैल्यूज लिखते हैं, इसके लिए भी अभी हमने फार्मूला किया, उस फार्मूले में कुछ इशू था तो हमने दोबारा फार्मूला लिखने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला मेरे ख्याल पर डिलीट हो गया है, क्या वजह हुई है। चलो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वार्टाइल में, इसमें ऑलरेडी हमने डिफाइन पहले से की हुई थी, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। वैल्यू का रेफरेंस कामा क्वार्टाइल अभी क्वार्टाइल आ रहा है, लेकिन ये इसे हम इसे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टाइल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे हम क्वार्टाइल का नाम ही दे दें, ठीक है। ये हम इसको क्वार्टाइल 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे वी लुकअप, ठीक है। इसकी वैल्यू का रेफरेंस कामा क्वार्टाइल 2 कामा 2 ब्रैकेट क्लोज, ओके, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए इनकी वैल्यूज सबकी आ जाएंगी, जहाँ तक हमने 20 का किया था 20 तक हम अप्लाई कर देंगे, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो इस तरह हम एक वी लुकअप का फार्मूला है और जो क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ चीज़ें थी, हम इसमें कुछ फर्दर कुछ सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग तो पहले भी आप लोगों ने अप्लाई की होगी, लेकिन ये सॉर्टिंग कुछ एडवांस लेवल की है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सॉर्टिंग में भी हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बता सकेंगे किस तरह हम डेटा को फर्दर। एक सॉर्टिंग तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फ़िल्टर लगाते हैं, और फिल्टर लगाने के बाद हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमें सिर्फ अप्रैल का डेटा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ अप्रैल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल हटा के अप्रैल का, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सारा अप्रैल का डेटा आ गया। अभी जो अप्रैल का डेटा आया तो डायरेक्ट ही अप्रैल के बाद हम क्या करते हैं कि जॉब कैटेगरी देखना चाहते हैं, अप्रैल में जॉब कैटेगरी देखना चाहते हैं। तो हम अप्रैल में जॉब कैटेगरी में क्या करते हैं कि जॉब कैटेगरी को सिर्फ 1 देखना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 जो होगा ना, जो हमने एक फ़िल्टर यहाँ पे लगाया और उसके बाद दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे लगाया, तो जॉब कैटेगरी 1 का हमें सिर्फ डेटा दिखाएगा और नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये एक तो चीज़ ये है। एक हमारे पास सॉर्टिंग ऊपर ऑप्शन है, तो दोनों को हम बारी बारी कोशिश करेंगे कि मैं बता सकूं।
हमने सॉर्टिंग पे क्लिक किया। यहाँ पे है कॉलम सॉर्ट बाय कॉलम के जो भी हमारे पास कॉलम है तो हमने उनको कॉलम उसके हिसाब से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम है हमने जेंडर को करना है, ठीक है। सेल वैल्यूज है अगर कलर्स है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मतलब पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। ओके करते हैं। तो देखो पहले जो 0 की वैल्यूज होंगी वो उसके हिसाब से उन्होंने शॉर्ट कर दिया, उसके बाद उन्होंने 1 को शॉर्ट कर दिया। फर्दर हम इसको अप्लाई करते हैं। फर्दर अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्थ बाय मंथ कर देते हैं। मंथ के ज़रिए से हमारे पास ये वैल्यूज़ अप्लाई हो जाए A to Z, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास बाय मंथ बर्थ था तो उसको हमने अप्लाई किया तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यूज़ सॉर्ट आउट हो गई। अभी हम तीसरी अप्लाई करेंगे। 2 शॉर्टिंग हमारे पास एक अप्रैल दिसंबर, उसी के हिसाब से जो 1 आएंगी 2 आएंगी, जनवरी में क्या है फरवरी में क्या है, तो उसी के हिसाब से डेटा शॉर्ट होता जाएगा। अभी तीसरा आप इसमें एनालिसिस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने तीसरा ऐड करेंगे, चौथा ऐड करेंगे, 5वां जितना आप करना चाहते हैं तो आप फर्दर इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्या अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल से हम दोबारा भी कोशिश करते हैं कि एक किया ऐड वैल्यूज़, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम करेंगे ईच कैटेगरी, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, उसके बाद कर दे मंथ बर्थ के हिसाब से कर दे। देन उसके बाद शॉर्ट करें, हम कहते हैं कि इनकम के हवाले से शॉर्ट कर दे, ठीक है। तो ये अभी देखिए जेंडर से 0 किया, अप्रैल में जो आ रही हैं वो हो गए, उसके बाद अप्रैल के बाद इनकम जो थी उनके हिसाब से उन्होंने इसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं तो कोशिश करें कि आप खुद भी ट्राई करें और इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें कि किस तरह हम एक्सेल में डेटा को अप्लाई कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सी और सी चीज़ें हैं जो आप इसमें इजीली सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि यहाँ तक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थी जो डेटा एनालिसिस के हवाले से थी वो आपको मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूँ। इसमें एक ऑप्शन है रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशंस वो हम पड़ताल करना चाहते हैं। तो इसमें डेटा एक्स और डेटा वाई मांग रहा है तो हम डेटा एक्स को लेते हैं से इनकम, हम यहाँ पे इनकम को डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ 24 तक। और इसके अलावा हम कुछ और डेबिट जो इनकम है वो इस पे रिग्रेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया, ओके, ठीक है। अगर लेबल से ऊपर लिए तो ठीक है, लेबल नहीं लिए तो नहीं लिए, ठीक है। हमने 3 किस्म के चार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी चार्ट हमारे पास आए, रेजिडुअल प्लॉट्स हमारे पास आए, लाइन फिट प्लॉट्स हमारे पास आए। तो ये सब चीज़ें एक ही शीट में हमें शो होगी। हम क्लिक करते हैं ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशंस के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो हो रही है। मल्टीपल आर स्क्वायर, एडजस्ट आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एयर ऑब्जर्वेशंस, रिग्रेशन, रेजिडुअल्स जो इसके वैल्यूज़ हैं, इंटरसेप्ट कहाँ पे इसने किया, तो वो चीज़ें, कोफिशिएंट्स, कोरिलेशंस, लोअर वैल्यूज़, अपर वैल्यूज़, 95 पे अपर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जो पी वैल्यूज़ की क्या आ रही है, इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्रेडिक्टेड एक्स की और प्रेडिक्टेड वाई की परसेंटाइल्स जो आ रही हैं तो वो इसने वो भी शो कर दी। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए प्रोबेबिलिटी का हमारे पास इसने एक ग्राफ चार्ट शो कर दिया। इसके अलावा हमें इसने एक्स वेरिएबल रेजिडुअल प्लॉट भी शो किया, वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वन लाइन फिट प्लॉट भी शो कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह हम इजीली स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस को, रिग्रेशंस को हम अप्लाई करते हैं और हमारे पास इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। हम इजीली इस टाइप के फंक्शन को हम MS एक्सेल में अप्लाई करके अपने फंक्शंस को
इजीली हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कुछ और ऐसे सिंपल फंक्शंस हों जो हम कोशिश करें कि इसमें अप्लाई कर सकें, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर कुछ आपके लिए आसान सा हो, नहीं तो बहरहाल आप खुद भी कुछ ट्राई करें। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात इसमें कि आपके पास ऐसा डेटा है कि वो किसी और फाइल में पड़ा हुआ है या डेटाबेस से आप एक्सेल को सेलेक्ट करके डेटा को लाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए गेट डेटा है, ठीक है। आप डेटा कहाँ से लेना है, एक्सेस से लेना है, वेब से लेना है, टेक्स्ट फाइल से लेना है, फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज में आप जाएँ जिस सोर्स से लेना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मतलब एक दफ़ा आपने जो डेटा लिया दोबारा लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो एक्सेस पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास एक एक्सेस की फ़ाइल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी फाइल को मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई एक फ़ाइल, तो मैं उसी को क्लिक करके मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। जब हम फाइल को एक्सेस करते हैं वहाँ पे जितनी भी उसमें टेबल्स बने होंगे तो वो टेबल्स आपके पास शो हो रहे होंगे। इस फाइल में मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं कि टेबल में आए, पॉवर टेबल में रिपोर्ट शो, पॉवर चार्ट में शो। हम कहते हैं कि सिंपल टेबल में ही शो हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके करने के बाद इसके बाद जितना भी डेटा था वो आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप खुद भी ट्राई करें। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल को आपने किस तरह लेके आना है और डेटा उसको किस तरह आपने रिफ़्रेश करके आप डेटा आप इनपुट एक्सेल में लेके आके उसमें आप फंक्शन मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा कोई आप क्यूरी वगैरह है फाइल से वो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। CSV फाइल जो आप नेट से अक्सर डाउनलोड करते हैं तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।